गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं इंद्र कुमार जोरमाल आज आपका फिर से ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत करता हूँ। बेटा, आज हम कक्षा 9 का विज्ञान विषय का दूसरे पार्ट जो है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, तो इसका हम मिश्रणों के पृथक्करण की विधियां पढ़ रहे थे। कुछ विधियां हमने पढ़ ली थी और इसमें एक विधि हमारे पास अब है, वो है प्रभाजी आसवन विधि। बच्चा, आसवन विधि हमने पढ़ ली थी, अब पढ़ेंगे हम प्रभाजी आसवन विधि। आसवन विधि को मैं रिपीट कर देता हूं कि वहां पे क्या होता था कि क्वथनांकों के जो अंतर होते हैं ऐसे मिश्रणीय द्रवों को क्या किया जाता था, अलग अलग किया जाता था, शुद्ध किया जाता था। कि जिसका क्वथनांक कम है वो निकल जाता था पहले, जिसका क्वथनांक ज्यादा है वो निकलता था बाद में। ठीक है, लेकिन प्रभाजी आसवन विधि एक ऐसी विधि है, उसी विधि का थोड़ा सा स्वरूप को चेंज किया गया। क्या चेंज किया गया वो देखिए। प्रभाजी आसवन विधि के अंदर हम लगाते हैं प्रभाजी स्तंभ लगाते हैं। क्या लगाते हैं? प्रभाजी स्तंभ लगाते हैं। अब आप लोग कहोगे कि प्रभाजी स्तंभ क्या बला है, तो ये बला है, वो देखो। ये पहली बात तो किस किस चीज के बीच में फिट होता है वो देखो। ये फिट होता है आसवन फ्लास्क और थर्मामीटर के बीच में। आप लोगों से क्वेश्चन पूछ सकता है कोई भी कि प्रभाजी आसवन विधि के अंतर्गत आप लोग प्रभाजी स्तंभ को चित्र में या प्रयोग करते समय कहाँ पे फिट करोगे या कहाँ पे स्थापित करोगे, तो आप लोगों को बोल देना है कि ये जो हमारे पास में प्रभाजी स्तंभ है, तो देखो प्रभाजी स्तंभ कहाँ से लेके कहाँ तक है। तो प्रभाजी स्तंभ हमारे पास में ये प्रभाजी स्तंभ है। जो स्तंभ मतलब कॉलम की टाइप का दिख रहा है ना, ये स्तंभ है, ये वाला। तो ये किस किस के बीच में? एक तो आसवन फ्लास्क, ये क्या है? आसवन फ्लास्क। तो प्रभाजी स्तंभ किस किस के बीच में होता है बेटा? आसवन फ्लास्क, एक तो आसवन फ्लास्क, और दूसरा क्या है यहाँ पे? थर्मामीटर। तो प्रभाजी स्तंभ किस किस के बीच में होता है बेटा? पहला तो दिमाग में आ गया कि आसवन फ्लास्क और थर्मामीटर के बीच में क्या होता है? प्रभाजी स्तंभ स्थापित होता है। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन क्या निकल के आएगा वो भी देखो कि ये जो प्रभाजी स्तंभ है क्या? प्रभाजी स्तंभ है क्या? तो प्रभाजी स्तंभ क्या है? एक नली है। प्रभाजी स्तंभ क्या है? नली है। इसका नाम प्रभाजी कॉलम भी दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं? प्रभाजी कॉलम। तो प्रभाजी स्तंभ क्या है? एक नली है, इसके अंदर शीशे के टुकड़े भरे रहते हैं। इसके अंदर शीशे के क्या भरे रहते हैं? टुकड़े। प्रभाजी स्तंभ एक नली है और इस नली में क्या भरे रहते हैं? शीशे के टुकड़े भरे रहते हैं। इतना दिमाग में आ गया? चलो, ये टुकड़े क्या करते हैं कि यहाँ पे इस फ्लास्क में जब मिश्रण को हम गर्म करते हैं, इस फ्लास्क में मिश्रण को हम क्या करते हैं? गर्म करते हैं। ये बर्नर को चालू करके और ये मिश्रण को हम क्या करते हैं? गर्म करते हैं। तो यहाँ से निकलती है वाष्प। क्या निकलती है बेटा? वाष्प। वाष्प निकलेगी कि नहीं निकलेगी? कोई भी मिश्रण को हम गर्म करेंगे तो क्या निकलेगी? वाष्प निकलेगी। ये वाष्प क्या है? इस प्रभाजी स्तंभ की नली में ऊपर चढ़ेगी। तो ये शीशे के टुकड़ों का काम इतना सा है कि जैसे अपन लोगों को बैठने के लिए कुर्सी की आवश्यकता होती है, उसी तरीके से ये गैस के जो कण हैं हमारे पास, ये गैस या वाष्प निकली है, इनको ये शीशे के टुकड़े सतह प्रदान कर देंगे। क्या प्रदान कर देंगे? सतह। मतलब एक सरफेस दे देंगे, सतह दे देंगे, जहां पे टिक के ये जो भाप, गरम भाप आई है, ये ठंडी हो जाएगी और दूसरी संघनित हो जाएगी। संघनित का मतलब होता है कि हमारा जो वाष्प है ये द्रव में बदल जाएगा। वाष्प किस में बदल जाएगा? द्रव में बदल जाएगा। तो मतलब ये संघनन हो जाएगा इसका। ठीक है, तो आप लोगों से कोई पूछ ले कि प्रभाजी स्तंभ कहाँ उपस्थित होता है या स्थापित होता है, तो प्रभाजी स्तंभ होता है हमारे पास में आसवन फ्लास्क और थर्मामीटर के मध्य। पहला क्वेश्चन क्लियर। दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि प्रभाजी स्तंभ या प्रभाजी कॉलम होता क्या है। तो प्रभाजी स्तंभ या प्रभाजी कॉलम एक नली होती है जिसके अंदर शीशे के टुकड़े भरे रहते हैं। फिर इसके बाद पूछेंगे कि कार्य क्या करता है, तो ये कार्य करता है हमारे पास में कि जो वाष्प आई है, ऊपर जो वाष्प आई है, आसवन फ्लास्क से जो वाष्प आई है, इसको सतह प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? सतह। इससे इस पे रह के और ये ठंडी हो जाती है वाष्प और संघनित मतलब द्रव में बदल जाती है। अब आगे क्या होता है वो देखो। जो प्रभाजी आसवन विधि है ये कहाँ पे लागू होती है? वैसे तो आसवन से भी कर सकते थे, लेकिन ये कैसे होती है? तो ये देखो, ये हमारे पास में जिन द्रवों के मध्य
25 केल्विन से कम का क्वथनांक अंतर होता है उन पे कार्य करती है। 25 केल्विन से भी कम का जो क्वथनांक अंतर होता है उन पे कार्य करती है। मतलब कि इनके दो द्रव जिनका मिश्रण ले लिया और उनको हम क्या करते हैं, शुद्ध करते हैं, तो उनके मध्य 25 केल्विन से कम का क्या होना चाहिए, क्वथनांक अंतर। जैसे मान लो कि A एक द्रव है, B एक द्रव है, ठीक है, इसका मान लो कि 25 केल्विन है और इसका क्या है 48 केल्विन है, तो इन दोनों के मध्य कितना केल्विन का अंतर हो गया, 23 केल्विन का अंतर। मतलब 25 केल्विन से कम का जो क्वथनांक वाले अंतर वाले जो हमारे पास में द्रव है उन पे लागू होता है ये। कैसे, यहाँ पे भी वही प्रोसीजर है। मिश्रण ले लेंगे, मिश्रण को हम क्या करेंगे, गर्म करेंगे, गर्म करने के बाद में ये वाष्प बनेगा, प्रभाजी स्तंभ में जाएगा, प्रभाजी स्तंभ के शीशे के टुकड़े इसको सतह देंगे, सतह देने के बाद ये ठंडा हो जाएगा, ठंडा होने के बाद में हमारे पास में ये क्या है, संघनन होके ये क्या है, वाष्प द्रव के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। द्रव के रूप में परिवर्तित होगा तो ये क्या है, थर्मामीटर ऊपर टेम्परेचर चेक करता रहेगा और ये द्रव यहाँ नली में होके चला जाएगा। अब ये यहाँ पे क्या है, जल संघनक है कि जो हमारे पास में कुछ जल है यहाँ से बाहर निकल जाएगा और जो शुद्ध द्रव है, जो शुद्ध द्रव है ये यहाँ पे हम इकट्ठा कर लेंगे। तो बारी बारी हम क्या करेंगे कि द्रव को क्या कर लेंगे, इकट्ठा कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से शुद्ध द्रव को अलग करते जाएंगे, जैसे जैसे जिसका नंबर आता जाएगा। जैसे मान लो कि हमारे पास A, B और C 3 द्रव मिक्स करके हमने इसके अंदर डाले, तो एक हमारे पास में 25 केल्विन पे बाहर निकलेगा, एक 30 केल्विन पे बाहर निकलेगा और एक 35 केल्विन पे बाहर निकलेगा, ठीक है। तो 25 केल्विन से हमारे पास पहला द्रव बाहर निकलेगा, उसको अलग कर लेंगे। फिर इसके बाद में जैसे टेम्परेचर और बढ़ेगा तो दूसरा वाला द्रव बाहर निकलेगा, फिर दूसरे के बाद में कौन सा निकलेगा, तीसरा द्रव बाहर निकलेगा। तो इस तरीके से मिश्रण से हम क्या है कि प्रभाजी आसवन विधि द्वारा क्या कर लेते हैं, द्रवों को पृथक कर लेते हैं, अर्थात शुद्ध द्रव प्राप्त कर लेते हैं। इसमें सबसे बड़ी जो हमारे पास में ये विधि लागू होती है वो लागू होती है हमारे पास में पेट्रोलियम पदार्थों पर। कहाँ पे लागू होती है, पेट्रोलियम पदार्थों पर, पेट्रोलियम पदार्थों पर ये विधि सबसे ज्यादा लागू होती है, पेट्रोलियम पदार्थों पर लागू होती है। ये वाली विधि सबसे ज्यादा पेट्रोलियम पदार्थों पर लागू होती है कि जब हम खनन के द्वारा क्या करते हैं, पेट्रोलियम पदार्थ निकालते हैं तो वो गाढ़े कीचड़ के जैसा प्राप्त होते हैं। उनके अंदर हमारे पास में कैरोसिन भी होता है, पेट्रोल भी होता है, डीजल भी होती है, पैराफिन भी होती है, तारकोल भी होता है। तो हमारे पास ये सारी की सारी चीजें मिक्स होती हैं। इसलिए इनको अलग अलग कैसे किया जाए तो आप लोगों को पता है कि कीचड़ के रूप में, द्रव के रूप में, मिश्रण के रूप में प्राप्त होती है। तो उनको इस विधि द्वारा अलग करते हैं हम प्रभाजी आसवन विधि के द्वारा, क्योंकि उन सबका अलग अलग ताप पर वो शुद्ध होती है। तो ये जो पेट्रोलियम पदार्थ है वो कौन कौन से होते हैं वो देखो, PG, PN, KD, LD, PG, PN, KD, LD, PG, PN, KD, LD। तो देखो भाई यहाँ पे हमारे पास में PG, PN, KD, LD ये जो पेट्रोलियम पदार्थ है वो कौन कौन से हैं वो भी आप देख लो। तो देखो हमारे पास पहला पेट्रोल, ठीक है, गैसोलीन, पैराफिन मोम, इसके बाद में हमारे पास में नैप्थलीन, इसके बाद में कैरोसिन, डीजल, लुब्रिकेंट और डामर, ये सारे के सारे क्या है नीचे मिक्स होके निकलते हैं। तो देखो मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पे कि पेट्रोल अकेला नहीं निकलता, इसको प्रभाजी आसवन विधि द्वारा हम क्या करते हैं, शुद्ध करते हैं। पेट्रोल, हमारे पास में गैसोलीन, इसके बाद में पैराफिन मोम, इसके बाद में ये नैफ्था, इसके बाद में कैरोसिन, इसके बाद में डीजल, इसके बाद में लुब्रिकेंट मतलब स्नेह जो ग्रेस वगैरह होती है ना वो लुब्रिकेंट, और इसका लास्ट में आएगा डामर। तो ये सारे के सारे हमारे पास में जो 6, 7, 8 पदार्थ हैं ये एक साथ मिक्स होके और क्या है खनन के द्वारा ऊपर आते हैं।
और फिर इनको अलग अलग टेम्परेचर पर हम प्रभाजी आसवन विधि के द्वारा क्या कर लेते हैं, शुद्ध कर लेते हैं। तो बेटा ये वाली विधि आप नोट कीजिए, फिर हम चलेंगे कि वायु से गैसों को कैसे पृथक करते हैं। नोट करो। हाँ तो बेटा अब हम देखेंगे अगला पॉइंट है हमारे पास में कि वायु से गैसों को कैसे पृथक कर सकते हैं। कि वायु है हमारे पास में, इससे अलग अलग गैसों को बाहर कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि वायु से हमको शुद्ध ऑक्सीजन चाहिए। क्या चाहिए, शुद्ध ऑक्सीजन चाहिए। और इस शुद्ध ऑक्सीजन को प्राप्त करने के लिए हमको वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को भी निकालना पड़ेगा, वहां से हमको कार्बन मोनोऑक्साइड को निकालना पड़ेगा, नाइट्रोजन गैस को निकालना पड़ेगा, सल्फर डाइऑक्साइड को निकालना पड़ेगा। तो मतलब विभिन्न प्रकार की गैसों का जो संगठन है, इससे हमको शुद्ध ऑक्सीजन कैसे प्राप्त हो सकती है वो देखो। तो पहली बात तो आप लोगों को पता है कि वायुमंडल में बहुत सारे क्या है, इस तरह बहुत सारे मंडल हैं, जैसे शोभ मंडल होगा, अयन मंडल होगा, संताप मंडल हो गया। तो मतलब वो क्या है, विभिन्न ऊंचाइयों पर है। ठीक है, ये क्या है, विभिन्न ऊंचाइयों पर, और विभिन्न ऊंचाइयों पर होने के कारण इनमें अलग अलग तरीके से क्या है हमारे पास में गैसों का क्या है, एक आवरण है। गैसों का क्या है, आवरण है। अब ये हमारे पास में क्या है कि इनको कैसे अलग कर सकते हैं। तो पहले वो देखो, तुमसे पहला कोई भी क्वेश्चन पूछ ले कि वायु क्या है, तो वायु एक समांगी मिश्रण है। वायु क्या है, समांगी मिश्रण है। वायु समांगी मिश्रण है। क्या है बेटा, समांगी मिश्रण है। समांगी मिश्रण का मतलब इसमें बहुत सारी गैसें मिक्स हैं जो हमें दिखाई नहीं देती। ठीक है। दूसरा कि इसके अंदर हम शुद्ध ऑक्सीजन को कैसे प्राप्त करेंगे, वायु से हमको शुद्ध ऑक्सीजन कैसे प्राप्त होगी। तो शुद्ध ऑक्सीजन प्राप्त करने का मेथड क्या है, तो देखो यहाँ पे शुद्ध ऑक्सीजन प्राप्त करने का मेथड है। शुद्ध ऑक्सीजन कितनी हमारे वायुमंडल में, वो है हमारे पास 21%। ठीक है। शुद्ध ऑक्सीजन प्राप्त करने का तरीका क्या है वो भी देख लीजिए कि जो हमारी वायु है, वायु का जब हम इससे शुद्ध या अलग अलग गैसों को हम क्या है पृथक करेंगे। एक मिनट बेटा पानी पी लेते हैं, गर्मी बहुत है, बोलने में बहुत तकलीफ आ रही है। हाँ, तो हमारे पास में क्या है कि जो वायु है, इस वायु के अंदर क्या करते हैं हम, इस वायु का दाब बढ़ा देते हैं। क्या बढ़ा देते हैं, दाब को बढ़ा देते हैं और ताप को बढ़ा देते हैं। प्रेशर को तो हम क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, और जो टेम्परेचर उसको क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। दाब बढ़ा के और ताप को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। जैसे ही हम दाब बढ़ाएंगे तो दाब बढ़ाने से क्या होगा, संपीड़न। क्या होगा, संपीड़न। किसी भी चीज को प्रेशर डालना मतलब संपीड़ित करना। क्या करना, संपीड़ित करना। और टेम्परेचर को कम करने का मतलब है कि उसको ठंडा करना। क्या करना, ठंडा करना। जैसे ही टेम्परेचर कम होगा तो सिंपल सी बात है कि हमारे पास में क्या हो जाएगा, वो वायु क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। तो वायु के अंदर हम दाब को बढ़ाएंगे और ताप को घटाएंगे तो वायु को संपीड़न एवं ठंडा करेंगे। क्या करेंगे, संपीड़न और क्या करेंगे, ठंडा। मतलब कि हमारा दाब बढ़ाने और ताप घटाने से वायु संपीड़ित हो जाएगी और वायु ठंडी भी हो जाएगी। तो जैसे ये ठंडी होगी तो हमें कौन सी वायु प्राप्त होगी, द्रवीय वायु प्राप्त होगी। कैसी वायु प्राप्त होगी, द्रवीय वायु। ठीक है। जो ये द्रवीय वायु प्राप्त होगी, इसको हम प्रभाजी आसवन विधि के द्वारा, जो प्रभाजी आसवन का कॉलम था हमारा, उसके अंदर होके गुजारेंगे, उसके अंदर होके इसका प्रवेश कराएंगे। जैसे ही हम प्रवेश कराएंगे तो फ्लास्क में हल्की फुल्की क्या होगी, गर्म होगी। और गर्म होने के कारण ये क्या है कि विभिन्न ऊंचाइयों पर, क्या बेटा, विभिन्न ऊंचाइयों पर हमको अलग अलग प्राप्त हो जाएगी। क्या बताया वो देखिए, हमने क्या किया कि वायु का जो संगठन है, इसके अंदर प्रेशर को तो हमने क्या किया, बढ़ाया और टेम्परेचर को कर दिया कम। ताप को बढ़ा के और तापमान को क्या कर दिया, कम। तो तापमान को घटाया और दाब को बढ़ाया, तो दाब बढ़ाने से वायु का संपीड़न होगा और तापमान कम करने से वायु क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। जैसे ये ठंडी होगी तो ये किसमें बदल जाएगी, लिक्विड फॉर्म में। किसमें बदल जाएगी, लिक्विड फॉर्म में। लिक्विड फॉर्म मीन्स द्रवीय वायु में बदल जाएगी। तो द्रवीय वायु में बदलने के कारण
कि जैसे द्रव्य वायु बदलती है तो हम इसको आसन फ्लास्क में भर के और इसको गर्म करेंगे। जैसे ही गर्म करेंगे तो ये विभिन्न ऊंचाइयों पर जाकर हमको क्या है अलग अलग भागों में प्राप्त होगी, अलग अलग रूप में प्राप्त हो जाएगी। आप लोग इसका जो हमारे पास में चित्र नंबर 2.12 ये वाला चित्र इसके अंदर आपको बनाना है। बेटा बोर्ड छोटा है, चित्र बड़ा है, इसलिए उस चित्र को बनाया नहीं, तो आपको 2.12 नंबर का चित्र इसमें बनाना है। ठीक है बेटा, आगे हम पढ़ाएंगे, पहले इसको बताओ। हाँ तो बेटा अब हम क्या है कि जो प्रवाजी आसवन विधि पढ़ी थी, इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे, सॉरी इसके बाद में हम आपको एक विधि और बची है इसके अंदर, उस विधि का नाम है क्रिस्टलीकरण। क्या नाम है? क्रिस्टलीकरण। क्रिस्टलीकरण जो विधि है इसको भी हम आप लोगों को पढ़ाएंगे, लेकिन क्या है वीडियो थोड़ी लेंथी हो जाएगी, इसलिए इससे पहले इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा। उससे पहले हम पढ़ते हैं तत्व के बारे में। यहाँ से भी आपसे क्या है कि कंपटीशन में जीके के क्वेश्चन निकलते हैं। आपसे पूछ सकता है कि तत्व के बारे में सबसे पहले किसने बताया, तत्व की परिभाषा किसने बताई, तत्व की परिभाषा जो बताने वाला था उसने क्या परिभाषा बताई उसकी, कितने प्राकृतिक तत्व मौजूद है अपनी पृथ्वी पर, वर्तमान में कितने तत्वों की खोज हो गई, ये सब पूछ सकता है। तो इसके लिए हमने क्या है पूरा लिख दिया है आपको, और इससे आपको क्लैरिफाई भी अच्छे से हो जाएगा। तो देखो बेटा 1661 में एक रॉबर्ट बॉयल नामक वैज्ञानिक था, उसने तत्व के बारे में बताया। किसने बताया? रॉबर्ट बॉयल ने। सबसे पहले रॉबर्ट बॉयल नामक वैज्ञानिक ने क्या किया, तत्व के बारे में हमको बताया था। फिर आपसे पूछेगा कि तत्व के बारे में तो रॉबर्ट बॉयल ने बता दिया, लेकिन इसकी परिभाषा किसने बताई? तो इसकी परिभाषा बताई थी एंटोनी लॉरेंट लवाइजिए। किसने बताई? एंटोनी लॉरेंट लवाइजिए। एंटोनी लॉरेंट लवाइजिए इसने तत्व की क्या बताई थी? परिभाषा बताई थी। और ये कहाँ का रहने वाला था? ये था फ्रांस का रहने वाला था, और रसायनज्ञ था। रसायनज्ञ का मतलब केमिस्ट्री का ज्ञाता, केमिस्ट्री का अच्छा जानकार, ठीक है, रसायन विज्ञान का अच्छा जानकार। तो तत्व के बारे में सबसे पहले रॉबर्ट बॉयल ने कब बताया? 1661 में। लेकिन परिभाषा किसने दी? एंटोनी लॉरेंट लवाइजिए ने। कहाँ का रहने वाला था? फ्रांस का। कौन था? रसायनज्ञ। इसका जन्म 1743 में हुआ था और 1794 में मृत्यु को प्राप्त हो गया था। मतलब समथिंग ये हमारे पास में कितने दिन रहा था? ये रहा था 51 या 52 साल का जीवित रहा था। तो इन्होंने परिभाषा में क्या दिया? तो परिभाषा में इन्होंने बताया कि तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है। मतलब जो तत्व की परिभाषा थी इसमें क्या बताया कि तत्व है ना, जो पदार्थ का मूल रूप होता है, जिसे कोई भी रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा, मतलब कि कोई भी केमिकल रिएक्शंस के द्वारा इसको हम और तोड़ नहीं सकते। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं कि तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है जिसे रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में नहीं तोड़ा जा सकता। मतलब क्या है कि छोटे छोटे और भागों में नहीं बांटा जा सकता। तत्व ऐसा है। तत्व को धातु, अधातु और उपधातु में बांटा गया है। ठीक है, धातु, अधातु और उपधातु में बांटा गया। धातुएं जो हमारे पास चमकीली होती हैं, आघातवर्धनता का गुण पाया जाता है, तन्यता का गुण पाया जाता है, ये 8वीं क्लास की बात है, पढ़ चुके हैं। अधातु जिसमें ये सब चीजें नहीं पाई जाती हैं। ठीक है, और इसके अंदर आप लोग सारी गैसें बता सकते हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी क्या है हमारे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये सारी ब्रोमीन, ये हमारे पास में क्या आ जाएंगी? अधातु आ जाएंगी। अब बात आती है उपधातु। तो उपधातु क्या होती है? जो धातु एवं अधातु दोनों के बीच का गुण बताती है, उसे हम क्या कहते हैं? अधातु कहते हैं, उपधातु कहते हैं। जो धातु एवं उपधातु जो हमारे पास में धातु और उपधातु, धातु और अधातु के जो बीच के गुण दर्शाती है, उसे हम क्या कहते हैं? उपधातु। क्या कहते हैं? उपधातु कहते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास में आप लोगों को बता देता हूँ BCNO बता देता हूँ, ये मैं बना रहा हूँ।
उपधातु की ओर। तो देखो हमारे पास में उपधातु कैसे याद करेंगे, तो देखो ये हमारे पास में इधर की साइड की ये सारी की सारी क्या है, ये अधातु, ये क्या है अधातु, ठीक है। इधर की साइड की ये सारी की सारी क्या है, ये धातु है, ये क्या है धातु, ये तो हो जाएंगी धातु, ये हो जाएंगी अधातु, और बीच में जो बचेंगी ये क्या कहलाएंगी, कहे शिवजी। तो ये हमारे पास में क्या कहलाएंगे, उपधातु कहलाएंगे, बोरॉन, सिलिकॉन, आर्सेनिक और टाइटेनियम, ठीक है। ये हमारे पास में क्या कहलाएंगी, उपधातु कहलाएंगे, कि जो धातु और अधातु के बीच के जो गुण दर्शाती है उसे हम क्या कहते हैं, उपधातु। 10th क्लास में आप जो लोग जाओगे तो तीसरे या चौथे नंबर का जो चैप्टर है, इस चौथे नंबर का चैप्टर, इसके अंदर आप लोग पढ़ोगे कि हमारे पास, सॉरी 3rd नंबर का चैप्टर, 3rd नंबर के चैप्टर में आप लोग पढ़ोगे आवर्त सारणी। आवर्त सारणी में ये सब लोग आप याद कर लोगे। ये हमारे पास में जो पी ब्लॉक के तत्व हैं वो कैसे हैं, देखो याद करने का तरीका, बैंगन, आलू, गाजर, थैला, कहे शिवजी सुने पार्वती, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, ओ सुंदर सी तेरी पड़ोसन, खिल कर बाहर आई आंटी, ठीक है। तो ये सारे के सारे हमारे पास में क्या याद करने का तरीका है, लेकिन आपको इतना ध्यान नहीं रखना है, उनको तो इतना सा ध्यान रखना है कि हमारे पास धातु एवं अधातु के जो बीच के गुण दर्शाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उपधातु कहते हैं, ठीक है बेटा। अब आप लोग एक और चीज दिमाग में रख लेना कि तत्वों को कितने भागों में बांटा, 3, धातु, अधातु, उपधातु, ठीक है। वर्तमान में 118 हमको ज्ञात है, 118 तत्व ज्ञात हैं, और जिसमें से 92 तत्व प्राकृतिक, मतलब जिनकी खोज केवल कहां से हुई, प्रकृति से प्राप्त हुई है। 92 तत्व क्या है हमारे पास में, प्राकृतिक तत्व। 11 तत्व ऐसे तत्व हैं कि जो कमरे के ताप पर गैस बन जाती है। सॉरी, 11 तत्व ऐसे हैं कि जो कमरे के ताप पर किस तरीके का व्यवहार करते हैं, गैस का जैसा। और 2 तत्व ऐसे हैं जो कमरे के ताप पर द्रव में बदल जाते हैं। तो 11 तत्व तो हमारे पास में कमरे के ताप पर क्या बन जाते हैं, गैस बन जाते हैं, और 2 तत्व हैं ये कमरे के ताप पर क्या बन जाते हैं, द्रव बन जाते हैं। ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि 2 ऐसे तत्वों के नाम बताइए कि जो कमरे के ताप पर क्या बन जाते हैं, द्रव। तो उसमें आप लोगों को याद रख लेना, एक तो होता है हमारे पास में ब्रोमीन, एक तो क्या होता है ब्रोमीन, और दूसरा होता है पारा, ब्रोमीन और पारा, जो आपको लिख रखा है, ठीक है बेटा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टाइम। गैलियम और सीजियम है, इसको कमरे के ताप से ज्यादा टेम्परेचर देंगे तो ये द्रव अवस्था में है, ठोस से कहाँ जाएंगे, द्रव अवस्था में जाएंगे। गैलियम और सीजियम को यदि रूम के टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर दोगे तो ये द्रव अवस्था में आ जाएंगे। तो ये हमारे पास में तत्वों का कुछ सार था, ये आप लोगों को याद करना पड़ेगा, ठीक है। अब क्रिस्टीकरण की विधि थी वो बाकी है इसके अंदर, और कुछ 1-2 टॉपिक हैं जो नेक्स्ट वीडियो में पूरा पार्ट कवर करा दूंगा, ठीक है। अब यदि वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करो बेटा, शेयर करो फ्रेंड्स के साथ में, चैनल को सब्सक्राइब भी करो, ठीक है। बेल आइकन को प्रेस करो, और यदि होम ट्यूशन की रिक्वायरमेंट है तो आप लोग मेरे को प्लीज जो नंबर दे रखे हैं उस पर कॉल कीजिएगा, ठीक है। IK साइंस क्लासेज और SSV ग्रुप में आपका फिर से एक बार स्वागत, और हम मिलेंगे आप अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।